तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का पार्ट 4। और पार्ट 4 की जो आज हम यहाँ पे मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पास मॉडल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं पास मॉडल। ठीक है, आप पास मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो देख लो। पी से आएगा यहाँ पे प्लानिंग आपका, ए से है अटेंशन एंड अराउजल, और एस से आ जाएगा आपका डबल एस है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। अब ये जो आपका पास मॉडल है, इंटेलिजेंस का मॉडल है ये। ठीक है, कि जो इंटेलिजेंस है वो प्रोसेसिंग के ऊपर काम करती है, मतलब कि प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, कि ये जो है प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये दोनों तीनों जो है डिपेंड होने के बाद ही आपका जो इंटेलिजेंस है वो वर्क करता है। अब ये जो आपका पास मॉडल है, ये किन्होंने डेवलप्ड किया है? जेपी दास ने बनाया है। ठीक है, जैक नेगलेरी और तीसरे हैं किर्बी। इन्होंने मिलकर ये जो है आपको पास मॉडल दिया है। 1994 के अंदर ये डेवलप किया गया था। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग। मैंने आपको बताया ना कि इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है, इनमें से अकेला एक कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है आपके, तीनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, वो हम इस मॉडल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका जो पास मॉडल है उसमें पी पहले आता है। ठीक है, बट आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर सबसे पहले ए डिफाइन किया गया कि फर्स्ट स्टेप अराउजल अटेंशन होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका स्टेप है वो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव होता है, और जो थर्ड आपका स्टेप होगा इसके अंदर वो होगा आपका प्लानिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? अराउजल एंड अटेंशन। अब यहाँ पे देखो, पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। कोई भी जब हमारे पास इन्फो आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, या हमारे सामने कोई भी स्टिमुलाई आता है, कुछ भी आता है, तो अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मतलब अटेंशन है वो किसी भी काम पे जा सकती है। ठीक है, कि बट ये आपको देखना होता है जो आपसे रिलेटेड वर्क है। ठीक है, आपको उस पर अटेंशन देनी है या नहीं। सपोज़ कि अगर अब मैं जैसे कि बोल रही हूँ, ठीक है, मेरा पूरा फोकस ये है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, बट यहाँ पे क्या है कि मुझे मेरे काम पे ही फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे 10 तरीके की और आवाज़ें कोई सुनाई दे रही हैं, मतलब कोई और मतलब कि काम चल रहा है साइड पे, या रोड से कुछ क्रॉस कर रहा है, तो मुझे वो सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर मेरे काम के ऊपर फोकस करना है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले अराउजल होना चाहिए। अराउजल क्या है? एक तरह से कोई एनर्जी है, या फिर कोई कह सकते हैं कि एक तरह से कोई चीज़ है जो आपको अंदर से प्रवोक करती है वो काम करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अराउजल है, ये लगा लो कि किसी काम को करने के लिए कोई चीज़ आपके अंदर प्रवोक करती है आपको कि हाँ ये काम आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है क्या है, आपके अंदर कोई भी आपको इन्फो मिली है, आपके टीचर ने आपको बोला कि कल टेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले अराउजल, आपके अंदर अराउजल होगा, आपके अंदर एक एनर्जी होगी जो आपको प्रवोक करेगी कि हाँ कल को टेस्ट है और मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, और उसके बाद आप अराउजल के बाद क्या करोगे? उस चीज़ के ऊपर अटेंशन देना शुरू करोगे। अगर आपके अंदर अराउजल ही नहीं होगी तो आप अटेंशन ही नहीं कर पाओगे, तो आपका ध्यान भटकता रहेगा, कभी किसी काम पे कभी किसी काम पे। बट उसी काम के लिए जो आपके टीचर ने बोला है, उसके लिए पहले आपके अंदर अराउजल होनी ज़रूरी है, तभी आप उस के ऊपर अटेंशन दे पाओगे, उस टेस्ट की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। अब ऑप्टिमल क्या होता है? ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग कहना चाहते हैं कि ना तो आपका जो अराउजल है वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमल होना चाहिए, वो मिड के अंदर आए। ठीक है, मतलब मिडल में होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा अराउजल करो ना ही बहुत कम करो। अगर आपने बहुत ज़्यादा अराउजल कर लिया तो आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम के ऊपर, आप मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। ठीक है, अगर लेस अराउजल हुआ तो इसका मतलब क्या, आप ये सोचोगे कि कल तैयारी कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ठीक है, या फिर अभी तो टाइम पड़ा है, कोई बात नहीं, ये काम कर लेते हैं, फिर बाद में टेस्ट की तैयारी कर लूँगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाओगे अगर लेस ऑप्टिमल ऑफ अराउजल होगा। अगर ज़्यादा ही अराउजल हो गया तो आप इतने ज़्यादा टेंशन ले लोगे, आप कुछ याद ही नहीं कर पाओगे। तो क्या है, जो अराउजल है ना, ये कहना चाहते हैं कि ऑप्टिमल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। लेवल ऑफ अराउजल फोकस आर अटेंशन टू द रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ आ प्रॉब्लम। ठीक है, टू मच और टू लिटल अराउजल वुड इंटरफेयर विद अटेंशन। अब देखो, ये दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, देखो
सबसे पहले तो ये पता चल गया आपको कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होना चाहिए, जिसके कारण हम क्या करेंगे, अटेंशन दे पाएंगे। अराउजल ऑप्टिमल होगा तभी हम अटेंशन दे पाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आएगी या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, टू मच बहुत कम या बहुत ज़्यादा अराउजल क्या करता है, इंटरफियरेंस स्टार्ट कर देता है किस चीज़ में, अटेंशन में। अगर कम होगा तब भी हम ध्यान नहीं देंगे टेस्ट की तरफ, अगर बहुत ज़्यादा अराउजल हो गया तो हम टेंशन लेके बैठ जाएंगे, तब भी कुछ याद नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है पूरे के पूरे पॉइंट के अंदर, कि जो आपका अराउजल है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। अगर ऑप्टिमल होगा तभी आप अच्छे तरीके से अटेंशन दे पाओगे किसी भी चीज़ के ऊपर। ये पॉइंट होने के बाद अब हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आपके टीचर ने बोल दिया कि आपका टेस्ट है कल, अब आपको ये देखना है कि आपको चीज़ें किस तरीके से, कौन सी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग याद करनी है, ठीक है। अगर तो मैम ने आपको बोला कि पूरा चैप्टर याद करना है, पूरा चैप्टर याद करने के लिए आपको क्या है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जोड़ के, पहले एक स्टैंजा याद कर लिया, फिर आपने उसके बाद दूसरा पैराग्राफ याद किया, फिर तीसरा याद किया, इस तरीके से आपको एक बड़ा लॉन्ग आंसर याद हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस लर्निंग। एक होती है सक्सेसिव लर्निंग। ये सक्सेसिव लर्निंग क्या है, जब आपको सीक्वेंस के अंदर कोई चीज़ याद करनी होती है ना, जैसे 2 का टेबल है, ठीक है, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, ये क्या है, सक्सेसिव है। या फिर किसी का फ़ोन नंबर है, ठीक है, किसी का फ़ोन नंबर है, ये इसके डिजिट आपको याद करने हैं, तब भी आपको क्या है, सक्सेसिव भी, इसके बाद ये आएगा एग्जैक्ट, वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, कि इसके बाद एग्जैक्ट ये वर्ड आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, जैसे अल्फ़ाबेट आ जाएंगे ABCD, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और एक साइमल्टेनियस होती है। इसमें हम चीज़ों को जोड़ के रिलेट करके याद करते हैं, इसमें हम क्या है, सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को याद करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक प्लेस व्हेन यू परसीव द रिलेशन अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट। जब आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, रिलेशन को क्या करते हो, एक तरह से क्रिएट करते हो कि इस चीज़ का रिलेशन इस चीज़ के साथ है, एंड इंटीग्रेट देम इनटू द मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कंप्रीहेंशन, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है सारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि आपने क्या है, देखो आपको ये जो है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है इसकी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया है, इस बॉक्स के अंदर एक डिज़ाइनिंग दे रखी है आपको, ठीक है। और यहाँ से एक जो है मतलब ईंट लगा सकते हो आपकी, कि यहाँ से एक दीवार है, दीवार के अंदर इतनी जगह ये खाली है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ईंट रखनी है अब, जिससे कि ये दीवार कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने 4 टाइप की ईंटों का डिज़ाइन आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनमें से एक डिसाइड कर लोगे। अब यहाँ पे डिसाइड किस बेस पे करोगे, इन्होंने कहा है ना कि हम चीज़ों को रिलेशन बना के याद करते हैं, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इस तरीके से क्या है, इस चीज़ का इसके साथ रिलेशन है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो नंबर 3 है, जो नंबर 3 की डिज़ाइनिंग जो है इससे मैच कर रही है, अदर की नहीं कर रही है। तो ये वाली जो 3 नंबर वाली है ना, ये यहाँ पे फिट करने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी दीवार जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से कहा है, हम चीज़ों को याद करने के लिए क्या करते हैं कि उनका रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के बाद उनको पूरा मीनिंगफुल पैटर्न आ जाता है, हमारे पास कंप्लीट आ जाएगी दीवार, ठीक है, एक ही डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर हम इसमें कोई और डिज़ाइन लगा देते तो वो कंप्लीट ना होती, ठीक है, वो उसका डिज़ाइन टोटली डिफर हो जाता। यहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ कंप्रीहेंशन, हमें एक पूरा मतलब कि क्या है, मीनिंग क्लियर हो गया कि ये दीवार पूरी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग चलती है, हम चीज़ों को रिलेट करके एक दूसरे के साथ याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एस्से हो गया, ठीक है, या फिर आप कोई चैप्टर याद कर रहे हो, वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आएगा सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, व्हेन वी रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियल ऑर्डर के अंदर अगर हम याद करते हैं, दैट रिकॉल वन लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर। जैसे कि हमने ए लिख दिया, ए ही हमको रिकॉल करवाएगा कि इसके बाद बी आएगा, और बी को हमने लिख दिया तो बी ही हमको याद करवाएगा कि इसके बाद सी आएगा। इस तरीके से क्या है, रिकॉल हो जाता है, मतलब एक वर्ड दूसरे को रिकॉल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, बी सी को, ठीक है। फिर सी किसको रिकॉल करने में हेल्प करेगा कि आगे क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसमें सक्सेसिव प्रोसेसिंग के अंदर हम सीक्वेंस में याद करते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गए, टेबल हो गए, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पास मॉडल। देन अब इसके बाद क्या आ जाएगा, आपको प्लानिंग आ जाएगा। प्लानिंग के अंदर हम देखो हम क्या करेंगे, इट अलाउ अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या है, हम पॉसिबल तरीके से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि हमको इस तरीके से याद करना है या इस तरीके से याद करना है। हम किस तरीके से याद करें कि टीचर ने हमको टेस्ट दे रखा है कि वो मुझे याद करना है। अब मैं प्लानिंग करूँगी, ठीक है। प्लानिंग के अंदर मैं पॉसिबल कोर्स देख लूँगी कि कौन सा एग्जैक्ट है इनके अंदर से, मुझे किस तरीके से याद करना है, कौन से टाइम पे याद करना है, कितने टाइम बैठ के मुझे ये याद करना पड़ेगा कि ये चैप्टर मुझे याद हो जाए। और मेरे को क्या है, 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो मुझको मतलब कि 18 से कम तो आने ही नहीं चाहिए,
ठीक है। तो ये आपने टारगेट अपनी प्लानिंग करके चल रहे हो आप सारा का सारा, ठीक है। इट अलाउ अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंट देम टू रीच आ टारगेट। अब आपका टारगेट क्या है कि 18 से अबव आपके नंबर आने चाहिए, ये आपका टारगेट है, ठीक है। और फिर क्या करोगे, इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। इसी प्लानिंग के अंदर आपका क्या हो जाएगा, क्लास के अंदर टेस्ट भी हो गया, आपके मार्क्स भी आ गए, आपने देखा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, ठीक है। आपने इवेल्युएट कर लिया खुद को कि मैं तो सोच रहा था 18 से ऊपर नंबर आएंगे, आए हैं मेरे 16 नंबर। तो फिर अब आप क्या करोगे, देयर इफेक्टिवनेस की जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग तो मेरे मार्क्स आए नहीं है, ठीक है। तो मुझको क्या है, अब इस टेस्ट की दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं मेरे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तो चैप्टर याद ही है। थोड़ा बहुत जो जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे वो अब आप दोबारा से अच्छे से याद करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो आप सारा का सारा जो आपने मतलब सोचा था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका प्लानिंग। अब ये क्या है, यहाँ पे इसी पास मॉडल के अंदर आपको एक दे रखा है कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, कॉग्निटिव असेसमेंट, हम आपके माइंड को चेक करते हैं, ये एक तरह से क्या है, टेस्ट है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। असेस करना है किसको, कॉग्निटिव को, ठीक है, हमारे माइंड को। तो ये जो टेस्ट है ये किसने दिया, दास एंड नेग्लेरी ने। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो पास मॉडल है जेपी दास, जैक नेग्लेरी और किर्बी ने दिया है, ठीक है। जेपी दास और जैक नेग्लेरी तो रह गए दोनों, और किर्बी बीच में से निकल गया। इन दोनों ने मिलकर एक टेस्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया इन्होंने CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसीलिए इसको पास मॉडल में डाला गया, क्योंकि दोनों साइकोलॉजिस्ट इसके अंदर है, तीसरे जो है किर्बी नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड एज वेल एज नॉन वर्बल। ये क्या है, वर्बल मतलब कि जिसमें आप क्या है, पढ़ लिख कर जो पढ़ने लिखने वाले हैं, ठीक है, बोल चाल करके हम ये जो है टेस्ट को ले सकते हैं, वर्बल। नॉन वर्बल क्या है, जो मतलब कि पढ़ना लिखना, जैसे छोटे बच्चे हैं वो टेस्ट की जो लैंग्वेज होती है उसको नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उनको क्या है, नॉन वर्बल वे से टास्क करवाए जाते हैं, जिससे पता चल जाए कि ये मतलब कि इनका कॉग्निटिव कितना डेवलप हुआ है, मतलब इनका माइंड जो है कितना डेवलप हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम उनके माइंड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बच्चे हैं तो वो वर्बली टेस्ट दे सकते हैं, बोल के या लिख के पढ़ के वो टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने एबल हैं। बट जो नॉन वर्बल टेस्ट हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, छोटे हैं, तो ये जो टेस्ट है ये 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के ऊपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किस लिए यूज़ किया जाता है कि उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि वो लर्न नहीं कर पाते हैं चीज़ों को अच्छे से, तो उनको चेक करने के लिए कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एक बंदे की इंटेलिजेंस दूसरे बंदे के इंटेलिजेंस से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस डिफर होती है ना, इसके पीछे जो है इंटरप्ले ऑफ नेचर और नर्चर जो है रोल प्ले करते हैं, नेचर एंड नर्चर। अब यहाँ पे देखो नेचर क्या है, नेचर है आपका हेरिडिटी, ठीक है, और नर्चर आपका है एनवायरनमेंट। ध्यान रखना है आपने, नेचर को ही हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं एक तरह से, बट जो नेचर है वो क्या है, हेरिडिटरी, मतलब कि आपके जो पेरेंट्स से आपको जो जीन्स मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा नर्चर, मतलब कि एनवायरनमेंट से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे एक तरह से क्या है, डिबेट चल रही है साइकोलॉजिस्ट के अंदर। कुछ कहते हैं कि हेरिडिटरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, हमारे IQ को बनाने में, इंटेलिजेंस को बनाने में। और कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, एनवायरनमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है। कई बार ये होता है ना कि बच्चा बिल्कुल गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चे के पास सीखने के लिए, जब उसको कोई अमीर फैमिली का बंदा अडॉप्ट कर लेता है, उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दे देता है, तो उसका IQ क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डिबेट चलती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेचर इंपॉर्टेंट है या नर्चर इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को बनाने में, हमारे IQ को बनाने में। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है। सबसे पहले आ जाएगा आपका आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं, जिनका नेचर और नर्चर दोनों ही क्या है, सेम है, सेम पेरेंट्स हैं और सेम एनवायरनमेंट है, एक ही घर के अंदर एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, सेम पेरेंट्स है और सेम ही एनवायरनमेंट है, तब भी उनके इंटेलिजेंस में फ़र्क देखने को मिला है, 0.90, ठीक है, डिफरेंस है IQ के अंदर। फिर आ जाएगा आपका सेपरेटेड ट्विंस, ठीक है, सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, सेम हैं वो बिल्कुल ही देखने में, ठीक है, बट क्या है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो डिफ़र है। एनवायरनमेंट डिफ़र कैसे है कि एक बच्चा कहीं पे रह रहा है और एक बच्चा कहीं और रह रहा है, अलग अलग रह रहे हैं दोनों बच्चे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई गई है कि सेम पेरेंट्स हैं, ठीक है, बट एनवायरनमेंट डिफ़र हो गया है, एक बच्चे को कहीं छोड़ दिया, एक को कहीं छोड़ दिया, तब उनके देखो ये जो कोरिलेशन है इनका वो कितना ज़्यादा मतलब वेरी हो जाएगा। यहाँ पे 70 ये जो है
7 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोरिलेशन क्या था, मतलब ज़्यादा था, ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ जो उनका आईक्यू है वो मैच करता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, और ज़्यादा डिफरेंस होता जा रहा है उनके बीच में। तीसरे में आ जाएगा आपको फेटर्नल ट्विंस। फेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं, जिनके क्या है पेरेंट्स तो सेम है, ठीक है, बट क्या है उनके जो जीन्स हैं वो टोटली डिफर हो चुके हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे वो पैदा तो हुए हैं, मतलब एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए हैं, बट उनके जीन्स टोटली बिल्कुल एक दूसरे से डिफर है, वेरी करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं फेटर्नल ट्विंस। ये आ जाएगा आपका 0.60। ठीक है, अब क्या है, जब उनके जीन्स ही क्या हो गए हैं, यहाँ पे जीन्स क्या हो गए हैं, डिफर हो गए हैं, बट एनवायरनमेंट सेम है, बट वो एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, और एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, तो उनका जो है कोरिलेशन कितना रह जाएगा अब यहाँ पे 0.60, मतलब और ज़्यादा क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कम हो गया कोरिलेशन। फिर आ जाएगा आपका सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं, एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले जो है आपके आ जाएंगे भाई बहन। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये तो सेम टाइम पे पैदा होंगे जो फेटर्नल ट्विंस होंगे। ठीक है, इसमें फेटर्नल ट्विंस में क्या है, उनके जीन्स तो डिफर हो गए। ठीक है, बट क्या है सेम टाइम पे तो बर्थ हुआ है ना, बट यहाँ पे क्या है सिबलिंग में आगे पीछे पैदा होने वाले बच्चे जो क्या है भाई बहन होंगे, एक माँ बाप से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, बट उनका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है यहाँ पे सेम है, बट वो क्या है तो टोटली डिफरेंट है ना। ठीक है, सिबलिंग्स जो है भाई बहन जो है टोटली डिफरेंट है, बट एनवायरनमेंट सेम है, तो कितना रह जाएगा उनका कोरिलेशन 0.50। फिर आ जाएंगे सिबलिंग रियर्ड अपार्ट। अब क्या है कि सिबलिंग्स है, भाई बहन है, सगे बहन भाई हैं, बट वो क्या है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो डिफर हो गया, अभी एक को किसी ने अडॉप्ट कर लिया और वो कहीं और चला गया। ठीक है, तो फिर उनका कोरिलेशन कितना रहेगा, रह जाएगा 0.25। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नेचर भी और नर्चर भी। ठीक है, हेरिडिटरी के अंदर इंटेलिजेंस मिलना भी जरूरी है, और जो नेचर है, जो हमारा नर्चर है, जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी होना चाहिए, जिससे क्या है बंदे का जो आईक्यू है बच्चे का, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा अप जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेंज जो आपकी ये है क्या कहते हैं इसको, हेरिडिटरी है। ठीक है, हेरिडिटरी है जो आपकी, ये क्या करती है आपको एक रेंज प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक रेंज प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि आपको जन्म से ही एक आईक्यू मिल गया है, एक रेंज मिल गई है। ठीक है, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, अगर आपका एनवायरनमेंट क्या है अच्छा है, तो ये जो रेंज है ना, ये इसको जो है, ये इसकी जो बाउंड्री है, इसको क्या है क्रॉस करके और ज़्यादा आगे जो है एक्सटेंड हो सकती है ये रेंज। ठीक है, आपकी जो आईक्यू की जो रेंज है, एनवायरनमेंट हेल्दी मिलने से, अच्छा मिलने से, ये जो आपकी रेंज है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, जिससे आपका आईक्यू बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है। मतलब हेरिडिटरी के अंदर भी आपको आईक्यू मिलना जरूरी है, और एनवायरनमेंट उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, तो बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द आईक्यू। कह रहे हैं इफ एनवायरनमेंट इज गुड क्रॉस द रेंज विच आर गिवन बाय नेचर। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आ जाता है आपको कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब हमने क्या करना है कि इंटेलिजेंस को असेस करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किस बंदे ने दिया था, किसके माइंड में ये पहली बार ख्याल आया था कि आईक्यू को मेज़र कर सकते हैं, किस तरीके से मेज़र करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये जो है सबसे पहले मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया है एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, इसको प्रोनाउंस आपने बिने करना है, लिखा ये बिनेटू है। ठीक है, एल्फ्रेड बिने ने क्या किया है, मेंटल एज का जो है कॉन्सेप्ट दिया था 1908 में। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये दोनों के नाम आ जाएंगे, एल्फ्रेड बिने भी आएगा और थियोडोर साइमन भी आएगा। ये दोनों क्या है, दोनों ही प्लस, मतलब दोनों ही बंदे जो मिलकर, दोनों साइकोलॉजिस्ट मिलकर हमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं 1908 के अंदर, मेंटल एज। भाई मेंटल एज होती है एक। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुली अटेम्प्ट फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस 1905। क्या है कि एक तरह से इन्होंने यहाँ पे क्या है सक्सेसफुली इस चीज़ को क्या है, मतलब कि इंटेलिजेंस को हम मतलब कि आईक्यू ये मेंटल एज के थ्रू जो क्या है मतलब देख सकते हैं कि बंदे का आईक्यू कितना है। मतलब कि इस चीज़ के ऊपर इन्होंने क्या है, मतलब सक्सेसफुली ये अटेम्प्ट कर लिया था, बट ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वो 1908 के अंदर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दे दिया, जस्ट आपको इतना याद रखना है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बी ने, थियोडोर साइमन ने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि विलियम स्टर्नबर्ग आते हैं, तीसरा पर्सन। ये मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको क्या कर देते हैं, और भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, 1912 में आके अपना योगदान देते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि अगर आईक्यू को मेजर करना है, ठीक है, अगर हमें किसी की मेंटल एज चेक करनी है तो हमको क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको कि आईक्यू को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि MA/CA × 100।
अब एमए क्या होता है? एमए का मतलब है मेंटल एज, ठीक है। सीए का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है आपकी? जो बाय बर्थ, जैसे आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, तो वो आपकी क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज कौन सी होती है? मेंटल एज ये होती है कि मान लो कोई यहाँ पे है, आपको बच्चा है, अ, लगा लो कि 10 साल का बच्चा है, ठीक है, बट 5 साल उसकी मेंटल एज है, बट वो बिहेव करता है 5 साल के बच्चे के बराबर, ठीक है। 5 साल के बच्चे के बराबर वो क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है, मतलब उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि 10 साल के बच्चे के बराबर क्या कर पाए, मतलब बिहेव कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 50 आ गया ये, ठीक है। तो आगे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये बच्चा मतलब पता ही चल जाएगा यहाँ पे कि ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, मतलब एज इसकी 10 साल है, बिहेव ये 5 साल के बच्चे के बराबर करता है। तो क्या है ये? क्या है? एक तरह से मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, ठीक है। अब मान लो कि 10 साल एज है और 10 साल की जो क्रोनोलॉजिकल एज है एमए, मतलब कि वो बिहेव भी 10 साल के बच्चे के बराबर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ गया, ये मतलब क्या है? एक तरह से मिडल के अंदर आ रहा है, मतलब कि एवरेज, मतलब कि अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नॉर्मली जो पर्सन है ना, वो अपनी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही मतलब बिहेव करते होते हैं। मतलब कि ये लगा लें कि पूरे वर्ल्ड का अगर हमने एग्जाम्पल लेना है, तो हम यही कहेंगे कि जो मोस्टली लोग होते हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही उनका जो मेंटल एज होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम जो है वो हम आगे देखते हैं ये कॉन्सेप्ट, बट आपको मेंटल एज, ये जो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कई बार तो अब देखो, मान लो कि 10 साल का बच्चा है, ठीक है, बट उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी है? 20 है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा कि 200 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा वो, क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, अपनी एज से भी ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम जो है आईक्यू निकालते हैं किसी भी पर्सन का। देन अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आया है 100 आया है, ठीक है, कि 10 साल का ही बच्चा और उसकी जो मेंटल एज है वो भी 10 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका 100 आ गया, ठीक है। 100 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 90 और 109 के बीच में आएगा, मतलब कि क्या है वो? यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे वो लाई कर रहा है बच्चा, तो क्या है? एवरेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार टेबल पूरा देख लेते हैं। 70 या 79 के बीच में अगर किसी का मतलब कि आईक्यू आता है तो बॉर्डर लाइन होगी। 70 से बिल्कुल नीचे आ गया तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा होगा, मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। 70 से 79 बॉर्डर लाइन वाला हो गया। 80 से 89 लो एवरेज वाला आ जाएगा। 90 से 109 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 110 से लेके 119 तक जो है आपका यहाँ पे एक्स, मतलब इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे 130 तक जो है आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर 110 से आपका आईक्यू ऊपर आता है, इसका मतलब क्या है? आप क्या है? हाई एवरेज वाले हो, मतलब आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, आप सुपीरियर हो, आप वेरी सुपीरियर हो। अगर आपका जो आईक्यू है वो, देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर 90 से नीचे जाता है, ठीक है, तो क्या है कि आपका आईक्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप मेंटली रिटार्डेड के अंदर आ जाओगे, ठीक है, कि माइंड पूरा डेवलप ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये इसको बोला जाता है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व के अंदर इन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले पीपल है ना जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये भी कम होते हैं, लेस होंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड होंगे, जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? लेस होते हैं। बट दुनिया के अंदर नॉर्मल पीपल ज़्यादा होते हैं, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही जिनका जो क्या होता है? मेंटल एज होती है। तो जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना वो नॉर्मल कर्व के अंदर ही आती है, ठीक है। अब आप अपनी क्लास का ही एग्जाम्पल ले लो। क्लास के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज बच्चे हैं वो भी कम होंगे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो भी क्या होंगे? कम होंगे। मोस्टली क्लास एवरेज के अंदर आती है, ठीक है। तो ये एक क्लास का एग्जाम्पल दिया, ऐसे पूरे वर्ल्ड का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नॉर्मल कर्व बोला जाता है कि ये देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद पेशेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।